गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है वैद्युत रसायन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम ये समझते हैं वैद्युत रसायन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रासायनिक और विद्युत परिवर्तन के बीच संबंधों का अध्ययन है। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है ना, इसमें आप किस चीज़ का अध्ययन करते हो? रासायनिक और विद्युत परिवर्तन, यानी कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत या फिर विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, उन चीज़ों का जिसमें आप अध्ययन करते हो उसी को आप वैद्युत रसायन बोलते हो। ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका टॉपिक सेल। सेल क्या होता है? जिस पात्र का मतलब होता है बर्तन आपका, है ना। तो जिस बर्तन में विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं। अब जिस बर्तन में विद्युत ऊर्जा से रासायनिक में या फिर रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करा रहे हैं ना, तो उस बर्तन को ही आप सेल कहोगे। जैसे मान लो ये कोई बर्तन है, तो इसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा या फिर रासायनिक से विद्युत ऊर्जा, तो इसी को बर्तन को ही आप सेल बोल देते हो। ओके, सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हो आप इलेक्ट्रोकेमिकल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल, और दूसरे को बोलते हो इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? वह युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इस युक्ति के द्वारा आप क्या करते हो? रासायनिक ऊर्जा होती है ना, केमिकल एनर्जी जो रसायन में ऊर्जा होती है, उससे क्या बनाते हो आप? विद्युत ऊर्जा बनाते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हो। उसी को क्या कहते हो? विद्युत रासायनिक सेल। यानी कि ऐसा सेल जिसमें केमिकल से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बने, बिजली बने, रसायन से क्या बने? आपकी बिजली बने, उसको आप बोलते हो विद्युत रासायनिक सेल। तो इसके एग्जाम्पल आपके क्या है? गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, वोल्टेज सेल, ये इसके एग्जाम्पल है। एक्चुअली में आपका जो गैल्वेनिक सेल होता है ना, उसी को आप वोल्टेज सेल बोलते हो। नेक्स्ट है आपका विद्युत अपघटनीय सेल। तो विद्युत अपघटनीय सेल जस्ट इसका ऑपोजिट है। वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। रासायनिक सेल में आप क्या कर रहे थे? देखो नाम से ही याद हो जाएगा, रासायनिक है ना, विद्युत तो दोनों में आ रहा है तो उससे तो कुछ याद नहीं होना। विद्युत को हटा के रासायनिक पहले है ना, रासायनिक सेल, तो मीन्स यहाँ से रासायनिक से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी यानी कि विद्युत ऊर्जा बनेगी, ठीक है। और अपघटनीय सेल से क्या होगा? अपघटनीय सेल से आप क्या करोगे? विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाओगे। ओके, तो वो युक्ति जिसमें क्या हो? विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उसी को आप विद्युत अपघटनीय सेल कहते हो। नेक्स्ट डिटेल में पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक सेल को, जिसको डैनियल सेल बोल देते हो आप, गैल्वनी या वोल्टेज सेल। तो इनमें से कोई भी नाम आ जाए ना, तो आपको यही करना है, ठीक है। तो इसके डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हेडिंग आपको, जैसे मैंने हेडिंग डाल के लिखा है ना, ऐसे ही आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे अगर हेडिंग डाल के करोगे। तो फर्स्ट है परिचय। परिचय में क्या लिखना है कि वो सेल जिसको आप लिख रहे हो क्या करता है, या तो ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में। तो ये वाला विद्युत रासायनिक सेल बताया था ना, रासायनिक आ रहा है तो रासायनिक से विद्युत ऊर्जा। तो ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आप रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हो। ओके, तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया है, रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट किस में होगी? विद्युत ऊर्जा में। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग संरचना। इसकी संरचना क्या होती है? देखो, अगर आपने संरचना समझ लिया ना, तो ये जो लिखा हुआ है इसको आप खुद लिखोगे। तो संरचना में क्या करना है? पहले आपको 2 बीकर लेने, एक बीकर ये है और एक बीकर ये है, जो बाहर का दिख रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं बीकर। इस बीकर में क्या करना है? आपको सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। इसमें भी एक सॉल्यूशन लेना है और इसमें भी एक सॉल्यूशन लेना है। अब सॉल्यूशन ऐसा ही नहीं कुछ भी अपनी मर्जी से ले लेना है, नहीं। आपको ये जो है ना, ये किसी मेटल की रोड है, ये दोनों जो आपको दिख रही है ना, ये रोड है। रोड का मतलब होता है छड़, तो किसी भी धातु की हो सकती है। तो जिस धातु की ये छड़ होगी ना, उसी धातु का विलयन लेना है। सपोज दैट ये आयरन की छड़ होती है ना, आयरन मतलब Fe, तो Fe का विलयन लेते, FeCl2, FeCl3, FeSO4 कुछ भी लेते, लेकिन जिसकी ये रोड होती उसी का आप विलयन लेते। तो ये जो सिस्टम बन गया ना, क्या सिस्टम? आपने बीकर लिया, बीकर में आपको एक सॉल्यूशन लेना है। वो सॉल्यूशन तब लोगे तब आप पहले रोड ले लो। तो रोड आपने आयरन के लिए तो आयरन का सॉल्यूशन, आपने कॉपर के लिए कॉपर का सॉल्यूशन, आपने जिंक के लिए जिंक का सॉल्यूशन। जिस मेटल की रोड है उसी मेटल का सॉल्यूशन हो। तो ये जो सिस्टम है इसी को आप इलेक्ट्रोड बोलते हो। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड क्या होता है? जब किसी मेटल की रोड को उसी के लवण के विलयन में डुबो दिया जाता है, डिप कर दिया जाता है, तो उसी को आप इलेक्ट्रोड बोलते हो। ओके, तो इधर एक इलेक्ट्रोड है आपका, इधर भी एक इलेक्ट्रोड है। ये आपकी जिंक की रोड थी तो हमने जिंक का सॉल्यूशन ले लिया, क्या लिया? ZnSO4। और ये आपकी कॉपर की रोड थी तो इसमें कॉपर का सॉल्यूशन ले लिया, क्या? CuSO4। ओके, तो आप जानते हो ZnSO4 और CuSO4 कैसे ब्रेक होगा? नहीं जानते तो आप सीख लो। जैसे ZnSO4 होता है ना, ये क्या होता है? Zn जो होता है वो 2+ बना लेता है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन
निकाल देता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। और प्लस में जो SO4 होता है ना, इसके ऊपर 2 चार्ज आता है। ये क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ओके, तो आप ZnSO4 जब बनता है तो ये क्या करता है, जिंक तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है और SO4 2 ले लेता है। या फिर आप सिंपल समझो, ये जब ब्रेक होता है ना तो Zn2+ और SO4 2- बनाता है। तो इसलिए मैंने सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों आयन में ब्रेक हो जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो जिस चीज़ का आपका सॉल्यूशन है वो आयन्स में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, USO4 किस में हो जाएगा, Cu2+ में और SO4 2- में। अब क्या करना है, अगर आपको ये इतना ही होता, ठीक है, अभी मैंने इतना समझाया, वो ये ऊपर वाली चीज़ नहीं होती तो क्या होता है, ये एक अलग इलेक्ट्रोड था, ये अलग इलेक्ट्रोड था और ये वाली चीज़ भी नहीं होती। इन दोनों को आपस में जॉइंट करना है, तो जॉइंट कैसे करेंगे, एक तार के द्वारा। तार किस चीज़ का बना होगा, मेटल का, तभी तो ये कनेक्शन होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, मेटल में ही तो चलेंगे इलेक्ट्रॉन। ओके, तो उसके लिए आपको किस चीज़ का, एक मेटल का तार लेना है। ओके, तो आपने यहाँ पर एक मेटल का तार लगा दिया है। उसके बाद ये एक चीज़ और है, इसको बोलते हैं आप लोग, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना, लवण सेतु। क्या बोलते हैं, लवण सेतु। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। पहले आपने एक बीकर लिया, उसमें एक रोड ली, जो रोड ली है उसी धातु का विलयन ले लिया। सेम दूसरा बीकर लिया, जिसकी रोड थी उसी धातु का फिर से विलयन ले लिया आपने। और क्या किया, इसको एक तार से कनेक्ट कर दिया। अब आपने तार से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, ये जो है ना, ये Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो गया, SO4 2- में हो गया। जो आपका सॉल्यूशन था ये Cu2+ और SO4 2- में। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो जिंक होता है ना, जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ से निकलेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पर आएंगे, कॉपर पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता है इसमें। अब लवण सेतु किस लिए लगाया गया, आप क्या कर रहे हो, आप रसायन से विद्युत ऊर्जा बना रहे हो। यानी कि आप यहाँ पे कोई बल्ब लगा सकते हो, ऐसे ही मान लो मैंने कोई बल्ब लगा दिया है, तो क्या कर रहे हो आप लोग, आप रसायन से विद्युत ऊर्जा बना रहे हो, यानी कि आपको इस बल्ब को जलाना है। तो आपको पता है अगर मैं इसमें लवण सेतु ना लगाऊं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, निकलते रहेंगे, बल्ब जलता रहेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें आ जाएंगे और बल्ब बुझ जाएगा। जिस टाइम ये सारे इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, तो इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, ताकि ये प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहे, एक सॉल्ट ब्रिज ले लेते हैं। ओके, ये क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। तो आप इसको थोड़ा नीचा बनाना, जिससे कि सॉल्यूशन में डिप हो जाए। ठीक है ना, डूब जाए। ये मेरा थोड़ा ऊपर हो गया, आप इसको ध्यान से थोड़ा नीचे बनाना। तो ये लवण सेतु क्या करता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। ये तार की हेल्प से तो कनेक्ट है, लेकिन तार जो है वो इलेक्ट्रॉन आने का रास्ता है, इलेक्ट्रॉन के जाने का रास्ता नहीं है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के फिर से इससे आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओके, तो आपका बल्ब ज़्यादा देर तक जल पाएगा, इसलिए इस लवण सेतु का यूज़ करते हैं। तो अब आपको देखो एग्जाम में कैसे लिख के आना है, डैनियल सेल बनाने के लिए जिंक धातु की एक छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में तथा कॉपर धातु की एक छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में रखकर दोनों विलयन को लवण सेतु की सहायता से जोड़ दिया जाता है। ओके, इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। अब लवण सेतु क्या होता है उसके बारे में लिखा है, यह एक यू आकार की कांच की एक नली होती है। दिख रहा है ना, कैसी है, यू आकार की होती है, इस तरीके से। ठीक है, मैंने ऐसे बनाई है, बुक में ऐसे भी मिलती है, आपको यू आकार में मिल जाती है। ओके, तो यू आकार की नली होती है जिसमें KCl KNO3 NH4Cl इनमें से कुछ भी भरा हो सकता है, इसी को आप लवण सेतु बोलते हो। ओके, तो ये जो मैंने लिखा है ना थ्योरी, इसमें आप और एक्स्ट्रा बना लिख सकते हो। हेडिंग है इसकी कार्यविधि। विधि का मतलब वर्किंग, कि इसमें जो सेल है उसमें वर्किंग क्या क्या होती है। तो ZnSO4 विलयन में Zn2+ आयन होते हैं। ओके, बताया था मैंने। जब जिंक की पट्टी इस विलयन के संपर्क में आती है, तो जिंक विलयन में Zn2+ के रूप में घुलने लगता है। तो जिंक जो होता है ना, वो क्या होता है, Zn2+ के रूप में घुलने लगता है। और इस क्रिया में प्रत्येक परमाणु दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर छोड़कर Zn2+ बनाकर विलयन में आ जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो प्रत्येक परमाणु होता है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर छोड़कर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जिंक जो होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर इलेक्ट्रोड पर छोड़ देता है वो, और Zn2+ बनाकर विलयन में आ जाता है। यह परिवर्तन जिंक धातु का Zn2+ में ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं आप, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये क्रिया इस प्रकार होती है, जिंक है सॉलिड। ओके, और इसने क्या बना लिया, Zn2+। कब बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। तो मैं इसको पहले आपको प्रोसेस को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, होता क्या क्या है। देखो बच्चा, क्या होता है, जैसे ये जिंक है ना, जिंक का मतलब क्या होता है, Zn। इसके परमाणु क्रमांक होता है 30। 30 का मतलब ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 30 है, प्लस चार्ज है। तो वो क्या शो कर रहा है कि उसने उतने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। और यदि उसके ऊपर माइनस चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, उसने इतने इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं। तो आपको दिख रहा है Zn2+, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2+ का चार्ज है। तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अगर मैं बात करूँ आपसे जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे 30। और अगर मैं बात करूँ Zn2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करोगे,
आप बोलोगे 28, 30 में से 2 घटा दी क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिए, तो उन दिए हुए इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है ना, +2e1 इस साइड। तो यहाँ जिंक था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो Zn2+ बन गया। इस तरीके से रिएक्शन को दिखाना है। एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है ना, उसी को आप ऑक्सीडेशन कहते हो। तो हमेशा याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, उसी को आप ऑक्सीकरण कहोगे, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको आप क्या कहोगे, अपचयन कहोगे। ओके, तो यह क्रिया जिंक आयनों और इलेक्ट्रोड के बीच साम्य स्थापित होने तक चलती रहती है। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक जिंक आयनों और इलेक्ट्रोड के बीच में साम्य स्थापित नहीं हो जाता। जब जिंक के इलेक्ट्रॉन तार से होते हुए कॉपर के इलेक्ट्रॉन पर इकट्ठे हो जाते हैं तो यह परिवर्तन विलयन में कॉपर आयनों का अपचयन करता है। क्या होता है, मैंने बताया था ना अभी आपको पीछे कि उसमें से जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं और कॉपर पर आकर चिपक जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉपर का अपचयन कहते हैं। कैसे, वो ये Cu2+ हो गया और इसने क्या किया, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक निकाल रहा था वो एक्सेप्ट कर लिए Cu2+ में, तो क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपचयन। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है अपचयन। देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर का जितना भी परमाणु क्रमांक है आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे 29 होता है। अगर आपको नहीं भी पता तो आपको इतना समझना है कि इस टाइम ये कह रहा है कि मेरे पास जितना मेरा परमाणु क्रमांक है ना, उससे 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं, कम है, क्योंकि प्लस का चार्ज है। ओके, तो प्लस चार्ज क्या शो करता है कि मेरे पास उतने ही इलेक्ट्रॉन कम है जितना मेरे पे प्लस चार्ज है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो जब इसको 2 मिल गए तो क्या बनाएगा, ये कॉपर ही तो बनाएगा। यानी कि अब इसके पास जितना इसका 29 था, 29 में 27 थे, 27 और 2 फिर से 29 हो गए। ओके, अब इसकी रिएक्शंस के बारे में एक बार फिर से डिटेल से जान लेते हैं। रिएक्शन क्या है, एक तो होती है एनोड पर और एक होती है कैथोड पर। 2 होते हैं ना, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो हमेशा ध्यान रखना, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर अपचयन। ये आपको हमेशा किसी भी सेल के लिए हमेशा याद रखना है, एनोड पर ही हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। बहुत से बच्चे प्लस माइनस करके याद कर लेते हैं, आपको वो चीज़ें नहीं करनी। क्या है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, जिंक का। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो कौन निकाल रहा था, जिंक निकाल रहा था ना। तो जिंक कैसे निकाल रहा था, वो Zn था सॉलिड स्टेट में। जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो जलीय विलयन में घुल जाते हैं, तो AQ लगाना है आपको, ठीक है, एक्वस यानी जलीय विलयन में। तो जब भी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आयन होगा तो AQ लगाना है, और खाली मेटल है तो S लगा देना है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी तो ये बना। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको कौन एक्सेप्ट करेगा, इनको एक्सेप्ट करेगा आपका कॉपर। तो Cu2+ बना, Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले थे इनको एक्सेप्ट कर लेता है Cu2+ और कॉपर बना लेता है। ये इसको बोलते हैं आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक्चुअली में इसके आगे अर्धोड़ लगा लेना आप, ठीक है ना। तो अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया और ये है अर्ध अपचयन अभिक्रिया। अब इन दोनों को जोड़ के अभिक्रिया लिखना सीखो। अभिक्रिया लिखा कैसे जाता है, जो आपकी ये जो दोनों अभिक्रिया है ना, इनको जोड़ के लिखना है। जोड़ते कैसे हैं, अभिकारकों को अभिकारकों में जोड़ो और उत्पादों को उत्पादों में जोड़ो, जैसे जुड़ता है सिंपल वैसे। लेकिन क्या करना है, जो सेम चीज़ें किसी के लेफ्ट में और वो दूसरे के राइट में हो, या दूसरे के इसके लेफ्ट में इसके राइट में, है ना, इस तरीके से हो, तो आपको उनको कैंसिल आउट कर देना है। कैसे, जैसे आपने देखा ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये किस में, लेफ्ट में, और ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन राइट में, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर सेम चीज़ें सेम साइन के साथ, प्लस प्लस और सेम है बिल्कुल, और दोनों के ऑपोजिट हो, एक लेफ्ट एक राइट, तो वो हमेशा कैंसिल आउट करनी है। ठीक है, बचा क्या आपका, जो बचा उसको लिखना है। पहले अभिकारकों को लिखना है, फिर देन उत्पाद को। तो Zn इसमें होगा सॉलिड, प्लस कौन बचा, Cu2+, जिसपे आयन है उसको AQ लिखना है। ओके, यहीं से याद हो जाएगा। और क्या बनेगा, ऊपर वाला लिखो पहले Zn2+, और प्लस में यहाँ पे AQ लिखना है, और प्लस में क्या, Cu सॉलिड। ये आपकी टोटल सेल रिएक्शन है। कुछ बच्चे इसी को याद कर लेते हैं, तो आपकी मर्जी है, चाहे तो डायरेक्ट लर्न करो या फिर आप हाफ हाफ करके याद करो। ये तरीका बेस्ट है, आप पूरा करके दिखाओ, इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो एक ई सेल का फॉर्मूला है कि अगर आपको ई सेल निकालना है तो वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसका मतलब ये होता है जो ईएमएफ पूरा होता है टोटल सेल का, तो उसमें आपका जो कैथोड का ईएमएफ होता है वो, और उसमें माइनस करना है ई एनोड। डैनियल सेल पढ़ा रही हूँ, इसकी बात करूँ तो इस पर जो ई कैथोड होता है, कैथोड पर कौन होता है, कॉपर होता है। एक बार फिर से देख लीजिए डायग्राम, ये आपका कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। तो ये जो कैथोड होता है ना, मैंने लिखा नहीं, आप लिख देना, जिंक जो होता है ना वो यहाँ पे एनोड का काम करता है, और कैथोड का काम कौन करता है, कॉपर।
तो कॉपर कैथोड की वर्किंग करता है, तो जो कॉपर होता है ना, इसका ईएमएफ होता है 0.34 और जिंक का ईएमएफ होता है माइनस का 0.76। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड होता है इसका ईएमएफ का मतलब होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल। तो हर कोई जो इलेक्ट्रोड होता है उनका अलग अलग होता है। तो जिंक का माइनस 0.76 और कॉपर का कितना होता है 0.34। तो आप इस पूरे सेल का निकालने के लिए क्या होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये फॉर्मूला होता है ई सेल का। ईएमएफ कैसे निकालेंगे टोटल पूरे सेल के लिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड के लिए अभी बताया था कॉपर होता है ना कैथोड पे, तो कॉपर का क्या था, कॉपर का था आपका 0.34, राइट, और ये फॉर्मूले का माइनस। और एनोड पे जिंक था, जिंक का कितना था माइनस के 0.76, तो माइनस वो वाला और ये वाला माइनस प्लस हो गया, तो 0.76। इन दोनों को ऐड कर दो 1.1 वोल्ट आ जाएगा। ओके, तो टोटल जो सेल होता है उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट होता है। तो होता है, तो यही लिखा हुआ है, जब Zn2+ तथा Cu2+ आयनों की सांद्रता एक इकाई होती है तो इसका विद्युत विभव 1.1 वोल्ट होता है। इस प्रकार की युक्ति को ही आप वोल्टेज सेल कहते हो। अब वोल्टेज सेल या फिर जो गैल्वेनी सेल है या फिर डैनियल सेल, एक ही बात होती है। इसका जो निरूपण होता है वो इस प्रकार किया जाता है। कैसे, आपका जिंक था, जिंक क्या था सॉलिड, तो जिंक सॉलिड से आपका क्या बना Zn2+ Aq बना, है ना। जिंक था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Zn2+ बनाया, तो वो तो हमेशा आयन वाला Aq में और वैसे सॉलिड में, तो इनके बीच में एक इस तरीके से निशान बना देना है, ठीक है। उसके बाद में ये दो बीच में इस तरीके से निशान बनाने, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। ओके, ये लवण सेतु है। लवण सेतु के बाद क्या होता है, आप जानते हो जो Cu2+ होता है, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले थे, वो क्या किया, इसने निकाल के ये बनाया और उन 2 इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट करके ये बना लिया Cu सॉलिड। तो इस तरीके से आप किसी भी सेल का निरूपण कर सकते हो। पहले उसको लिखना है जिससे जो बना है, देन लवण सेतु लगा के दूसरे से जो बना है, ठीक है ना। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के ये बनाया, उन 2 इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट करके ये बना लिया, तो ये हो गया निरूपण। अब आते हैं अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या होता है, इसका उपयोग प्रयोगशालाओं में स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगर आपको स्थिर वोल्टेज चाहिए तो आप गैल्वेनिक सेल का यूज़ कर सकते हो। इसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। इससे आप इलेक्ट्रिसिटी, यही तो होता है रसायन से बिजली बनाता है, वही तो है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पन्न कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो उसका। इसे बैटरी के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, आप इसको बैटरी के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत अपघटनी सेल, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो फर्स्ट हेडिंग वही है जो उसमें पढ़ी थी, सेम वही हेडिंग्स पढ़नी है, बस अलग सेल है। ओके, तो परिचय क्या होता है, वैद्युत अपघटनी सेल उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी ये क्या करेगा, ये विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाएगा। ओके, तो इसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा इस तरीके से लिख देना। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो उसमें ये अंतर है, उसमें आप क्या करते हो, आपको याद रखना है, आप वैद्युत रासायनिक सेल में क्या करोगे, 2 भी कर लोगे अलग अलग। उसमें लवण सेतु का भी यूज़ होता है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको एक ही बीकर लेना है और एक बीकर में आपको 2 रोड को रखना है। ओके, और उन दोनों रोड को एक बैटरी से जोड़ देना। बैटरी से क्यों जोड़ा है, आप क्या कर रहे हो, विद्युत ऊर्जा से, है ना, इस विद्युत ऊर्जा से। तभी तो बैटरी क्या होती है, बैटरी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराती है। ये आपका क्या होता है, ये बैटरी लगाती है। ओके, तो ये क्या करेगी, इससे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगी। तो बैटरी से जोड़ देना है। बैटरी का ध्यान रखना, प्लस वाला तो एनोड से जोड़ना है और माइनस वाला कैथोड से जोड़ना है। ध्यान से, प्लस वाला एनोड से और माइनस वाला कैथोड से। एनोड क्या होता है, वो रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना है, वो रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है हमेशा के लिए। ये कैथोड जिस पर रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, रिडक्शन मतलब अपचयन। ओके, उसके बीच में हम क्या करोगे, अगर आप ये जो NaCl का विलयन है, ठीक है, अगर आप ये नहीं भरोगे तो क्या होगा, कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी। भाई आयन को मूव करने के लिए, चलने के लिए कोई माध्यम तो चाहिए, तो ये होता है विद्युत अपघटय का विलयन। तो आपका विद्युत अपघटय यहाँ पे NaCl है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा विद्युत अपघटय क्या होगा, तो मैंने आगे नेक्स्ट टॉपिक लिखे हुए हैं, मैं आपको समझाऊंगी। ओके, तो तब समझ लेना। तो विद्युत अपघटय के बारे में, तो ये किसका विलयन है, आपका NaCl का विलयन है। तो NaCl किस में ब्रेक हो जाता है, Na+ और Cl1- में, तो प्लस माइनस की तरह मूव करेगा और माइनस प्लस की तरह मूव करेगी। तो इसको कैसे लिख के आओगे आप,
वैद्युत अपघटनी सेल में एक कुचालक कांच पात्र होता है। वैद्युत अपघटनी सेल में ना एक कुचालक पात्र होता है। कुचालक पात्र का मतलब होता है जिसमें बिजली ना चल सके। कुचालक का मतलब ये जो पात्र है ना, इसकी दीवारें क्या होंगी, कुचालक होंगी। इसमें आपको इसलिए कुचालक लिया जाता है ताकि करंट ना लगे। ओके, तो कुचालक आपका कांच होता है, तो आप कांच का ले सकते हो, प्लास्टिक का ले सकते हो, तो कांच लिख दिया है मैंने। जिसमें विद्युत अपघटय का विलयन होता है। इसमें क्या होता है, विद्युत अपघटय तो होता है। इस विलयन में दो मेटल की बनी रोड डूबी होती हैं। इसी एक विलयन में अलग अलग बीकर नहीं होता, इसी में दो मेटल की रोड होती है अलग अलग। ओके, तो डूबी होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। अभी बताया था इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसी के सॉल्यूशन में डुबाने से जो सिस्टम होता है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं जो उसमें डूबी होती हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड को तार की सहायता से बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं। ये तो क्या था, तार की सहायता से क्या किया हमने, बैटरी के सिरों से जोड़ दिया। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है उसे एनोड कहते हैं। इसमें क्या होता है, वो जो धन सिरे से जुड़ा है वो एनोड है और जो ऋण सिरे से जुड़ा है वो कैथोड है। इस सेल में हमेशा ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये इसके बारे में, अपने सेल के बारे में इतना इंट्रोडक्शन लिख दिया, काफ़ी है। नेक्स्ट हेडिंग होती है आपकी वर्किंग। तो वर्किंग में क्या लिखना है आपको, वैद्युत अपघटनी सेल में जब विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन में उपस्थित धन व ऋण आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं। आप क्या करते हो, जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, यही तो कर रहे हो आप। जो आपका विद्युत अपघटनी सेल है वो करता क्या है, वो करता है आपकी विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। तो जब आप उसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हो तो क्या होगा, उसमें जो वैद्युत अपघटन में धन आयन और ऋण आयन है वो अपने अपने विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गति करना स्टार्ट कर दे, यानी प्लस माइनस की तरफ और माइनस प्लस की तरफ। अर्थात धन आयन तो किसकी तरफ चलता है, कैथोड की तरफ। ये आपका विद्युत अपघटनी सेल में है। ठीक है, जो सेल बताया है ये रहा, इसमें देखो धन आयन किधर जा रहा है, कैथोड की तरफ, और ऋण आयन किधर जा रहा है, एनोड की तरफ। ओके, तो आप वर्किंग इस सेल की लिख रहे हो तो इस सेल के बारे में लिखना है। तरफ गति करता है, ऋणायन एनोड पर अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जो ऋणायन होता है ना वो क्या करता है, वो एनोड पर अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और धनायन कैथोड पर पहुंचकर उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। ओके, तो इस प्रकार दोनों आयन उदासीन हो जाते हैं और पुनः अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये क्रिया चलती है उसमें। तो इसको किस तरीके से अभिक्रियाओं की फॉर्म में लिखा जाएगा, एक तो एनोड पर होती है, कैथोड पर। अभी यही तो समझा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन। यानी एनोड वाले में से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कैथोड वाला उन्हें एक्सेप्ट करेगा। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है ऋणायन निकालता है इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ऋणायन Cl1-। अब आप बताओगे मुझे इसका मीनिंग क्या होता है। मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, कि अगर माइनस चार्ज है तो वो खुद ये बोलता है कि मेरे ऊपर अगर माइनस है ना तो मैंने उतना ही, जितना माइनस है उतने इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए, यदि प्लस है तो मैंने उतने किसी को दे दिए। तो Cl1- का मतलब ये है जितना इसका परमाणु क्रमांक है उससे एक इलेक्ट्रॉन इस पे ज़्यादा है। ओके, तो 17 होता है तो 18 है। अब जब ये एक 18 अपना एक किसी को दे देगा तो 18 में से एक या 17 नहीं बच जाएगा, और 17 आप Cl बोलते हो। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बाकी बुक्स में देखो ये ऐसे भी लिखा होता है, हाँ Cl2 हो जाएगा। जैसे यहाँ Cl2 हुआ तो आप यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 कर देना। तो आपकी रिएक्शन ये भी, ये जो पहले लिखी थी वो भी, दोनों ही सही है। ओके, नेक्स्ट आपका कैथोड पर क्या होता है, जो धनायन होता है वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो अब ये Na1+ इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, अब आप बताओ क्या बनाएगा, Na बनाएगा ना। क्यों बनाएगा Na, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ 10 है तो 10 से 1 लेके वो 11 कर लेगा और यहाँ पे आपका Na को बोलते हैं 11। ठीक है, तो कुल अभिक्रिया आप लिख लोगे या नहीं, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, वैसे आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, कैसे, आप, मैंने बताया था जो सेम है उनको काट देना है। तो यहाँ पे ये E1- है ना, इस दो वाले को सिस्टम को हटा देना। ठीक है, मैंने बताया इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, वहाँ से भी हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना, सब कुछ ऐसा नहीं है जो दोनों में सेम हो, लेफ्ट और राइट में नहीं है ना, तो बस लिख दो। तो मैं एक काम कर रही हूँ, आप जोड़ में आपको पता है इसको पहले लिखो या इसको बाद में, तो मैं इसको पहले लिख रही हूँ। ठीक है, प्लस वाले को, तो Na+1 और प्लस जोड़ की तो जोड़ी तो रहे हैं रिएक्शन को, Cl1-। ओके, और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये Na और Cl, तो Na+ और Cl। और इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो NaCl। तो आप इसको ना लिखे डायरेक्ट NaCl बिना ब्रैकेट के लिख देना। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए कर। क्या अनुप्रयोग है इसके, सेल का उपयोग करके पानी से ऑक्सीजन गैस एवं हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन किया जा सकता है। आप क्या कर सकते हो, पानी से, पानी किस किस से मिलकर बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। तो आप पानी से, इस सेल के माध्यम से, इस सेल के उपयोग से आप पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सकते हो। इसका यूज़ इलेक्ट्रोवाइनिंग प्रोसेस के लिए भी किया जाता है। इसकी हेल्प से कई तरह की नॉन फेरस मेटल्स की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी की जाती है। तो ये 2-3 पॉइंट आप इन्हें लर्न कर लेना।
नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत अपघटन, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलिसिस इंग्लिश में। ओके, तो वैद्युत अपघटन क्या होता है? किसी वैद्युत अपघटक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि कोई वैद्युत अपघटक का विलयन है। ओके, नेक्स्ट में समझते हैं वैद्युत अपघटक क्या है। तो वैद्युत अपघटक का जो भी विलयन है, अगर उसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो ना, तो उस विलयन का अपने घटकों में टूट जाना ही विद्युत अपघटन कहलाता है। यदि वो विलयन जिस चीज़ से मिलके बना है उसमें अपने घटक में टूट जाए तो उसी को आप क्या कहते हो? विद्युत अपघटन कहते हो। आपका वैद्युत अपघटन पढ़ते हैं। वैद्युत अपघटन क्या होता है? वे पदार्थ जो विलयन व गलित अवस्था में आयन देते हैं। जो पदार्थ विलयन बनाने पर या फिर गलित अवस्था में आयन देंगे उन्हीं को आप विद्युत अपघटन बोलोगे। वैद्युत अपघटन गलित अवस्था और विलयन की अवस्था में आयन देते हैं। ओके, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल विद्युत अपघटन, एक होता है दुर्बल विद्युत अपघटन। बिल्कुल सिंपल, प्रबल का मतलब मजबूत और दुर्बल का मतलब कमजोर। तो जो ज़्यादा आयन देंगे वो प्रबल विद्युत अपघटन, जो कम आयन देंगे वो दुर्बल। नॉर्मल समझो, ज़्यादा आयन प्रबल और कम आयन दुर्बल। तो डेफिनेशन भी लिखी हुई है। प्रबल विद्युत अपघटन क्या होते हैं? ऐसे विद्युत अपघटन जिनका जल में पूर्णतः आयनन हो जाता है। जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उनको कहते हैं प्रबल विद्युत अपघटन। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड या फिर HCl, इनको आप क्या बोलते हो? प्रबल विद्युत अपघटन। ये क्या होते हैं? जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। नेक्स्ट है दुर्बल। तो दुर्बल क्या होते हैं? जो कम आयन देते हैं। तो ऐसे विद्युत अपघटन जिनका जल में पूर्णतः आयनन नहीं होता, तो उनको क्या बोलते हो आप? दुर्बल विद्युत अपघटन। जैसे HCOOH, इसको बोलते हो आप फार्मिक एसिड, लिख लेना, फॉर्मिक एसिड। और नेक्स्ट है अमोनियम एसिटेट। नेक्स्ट है वैद्युत अनपघटन। तो वे पदार्थ जो विलयन में आयनीकृत नहीं होते उनको क्या कहते हो? वैद्युत अनपघटन। वैद्युत अपघटन जो विलयन में आयनीकृत हो जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्रबल दुर्बल। जो ज़्यादा आयन बनाए वो प्रबल, जो कम आयन बनाए वो दुर्बल। वैद्युत अनपघटन जो आयनीकृत नहीं होता, जैसे चीनी, यूरिया और इथाइल अल्कोहल, ये विलयन में आयनीकृत नहीं होते हैं। जो आपने वैद्युत अपघटन पढ़ा है उसके नियम होते हैं। तो दो नियम होते हैं जिन्हें फैराडे ने दिया था। तो इन नियमों को फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये दो होते हैं, एक को बोलते हैं फैराडे का प्रथम नियम और एक को बोलते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ की मात्रा इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। कि जो पदार्थ की मात्रा होगी ना, वो किसके समानुपाती होगी? वो विद्युत आवेश के समानुपाती होगी। तो जो पदार्थ की मात्रा है उसको मानोगे आप W। आप अपने पास से लाइन ऐड कर सकते हो, माना पदार्थ की मात्रा W तथा आवेश Q है। ठीक है, तो ये लाइन आप अपने पास से ऐड कर सकते हो, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो आपने क्या मान लिया? प्रवाहित आवेश जो होगा ना वो Q है, वो जो पदार्थ की मात्रा है वो W है। तो नियम क्या कह रहा था फैराडे का प्रथम, कि W जो होता है वो समानुपाती होता है Q। लास्ट लेक्चर में मैंने समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती सब बताए हुए हैं, तो टॉपिक वाइज लेक्चर देखते आइए। ओके, तो W किसके समानुपाती है? वो Q के समानुपाती है। तो अब आप जानते हो Q की वैल्यू, Q बराबर IT होता है। आवेश जो होता है ना वो क्या होता है? धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो IT रख दोगे आप यहाँ पे Q के स्थान पे। अब आप जानते हो इस निशान को लेकर हमें कभी नहीं चलना होता, आपको ये निशान हटाना होता है और इसको हटाते ही कांस्टेंट आ जाता है, नियतांक आ जाता है। तो वो नियतांक आता है Z। और Z क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आपको नाम याद रखना है, कभी कभी इसी की परिभाषा पूछ ली जाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। ठीक है ना, तो वो नीचे लिखी हुई है, तो ध्यान रखना है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक एक नियतांक होता है जो फैराडे का प्रथम नियम में समानुपाती का स्थान घटाने पर आता है। ओके, तो अगर यदि मैं इसमें I की वैल्यू 1 रख दूँ और T की वैल्यू 1 रख दूँ, यानी मैं 1 सेकंड तक 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करूँ, तो W मेरा Z के बराबर हो जाएगा, है ना। I1 T1, तो 1 1 जा 1 और Z की 1 में करेंगे तो Z, तो W Z के बराबर हो जाएगा। तो आपको परिभाषा यही लिखनी है। परिभाषा हमेशा क्या होता है? फॉर्मूले से बना सकते हो। तो कैसे बनाओगे? जब किसी विलयन में 1 सेकंड तक 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो पदार्थ की मात्रा जो होती है वो ही आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक होती है ना। वही तो हो जाएगी पदार्थ की मात्रा, तो वही लिखा हुआ है देखो। यदि 1 एम्पेयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होगी यानी कि W, वो ही क्या होती है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम में क्या है? इस नियम के अनुसार यदि भिन्न भिन्न विद्युत अपघटों के विलयन में एक समान विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाए, इन्होंने क्या किया था कि आप क्या करो, 2 विलयन ले लो। ठीक है, वो भिन्न भिन्न विद्युत अपघटय के विलयन है। मान लो इसमें आपके विद्युत अपघटय क्या होते हैं? NaCl होता है, NaOH होता है। तो इसमें NaCl है, इसमें NaOH है, ये मान सकते हो आप। तो अलग अलग हैं, लेकिन आप जान को क्या करना है,
आवेश जो है ना वो समान, यानी इसमें अगर क्यू है तो इसमें भी क्यू ही रखना है। तो आवेश प्रवाहित किया जाएगा, अगर समान आवेश प्रवाहित किया जाएगा तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला जो पदार्थ की मात्रा होती है वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तो तुल्यांकी भार को ना ई से, इक्विवेलेंट वेट, तो उसको ई से डिनोट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, W1 जो प्रोपोर्शनल होता है वो E1 के होता है। ध्यान से, W1 किसके प्रोपोर्शनल है, E1 के, यानी ये क्या है W1, ये आपकी पदार्थ की मात्रा है जो किसके समानुपाती होगी, E1 यानी कि तुल्यांकी भार के। और दूसरे के लिए W2 प्रोपोर्शनल टू E2। तो आप जानते हो जैसे यहाँ से ये सॉल्व करके बुक्स में ऐसे लिखा होता है डायरेक्ट, तो मैं बता देती हूँ कैसे आता है। देखो यहाँ से हटाओगे आप इसको, एक कॉन्स्टेंट आएगा, यहाँ से हटाओगे कॉन्स्टेंट आएगा, और आप जानते हो दोनों के लिए जो कॉन्स्टेंट होगा वो सेम ही होगा, अलग अलग थोड़ी है, फॉर्मूला तो एक है, ये पहले अपघटक के लिए, दूसरे के लिए, तो कांस्टेंट सेम आएंगे ना। तो मान लो मैं k रख देती हूँ, W1 इज इक्वल टू KE1, है ना, और यहाँ से भी कितना आएगा, W2 इज इक्वल टू KE2। अब आप जानते हो दोनों में k है तो k की वैल्यू फाइंड कर लो। k की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये मल्टीप्लाई में है E1, इसके साथ डिवाइड में, तो W1 अपॉन E1 आ जाएगी किसकी, k की वैल्यू, और यहाँ से कितनी आ जाएगी k की, W2 अपॉन E2। तो k तो बराबर है दोनों में, तो k को बराबर रख दो, तो दिस टर्म W1 अपॉन E1 किसके इक्वल आ जाएगी, W2 अपॉन E2 के। अब क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, W1 ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये यहाँ से आ जाता है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं 2 से 3 लेक्चर में ही आपका ना, इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे, उसमें आपका ये शायद कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वगैरह ज़्यादा नहीं है, और अब थ्योरी पार्ट भी बहुत सारा इसी लेक्चर में कवर हो गया है। तो आप जितना करा दिया उतना कर लीजिए, और साथ साथ लर्न कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।